हेलो दोस्तों, आप सबका अपने चैनल यूपीएससी विद राशि पारिक पर स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5। उसका हमने पढ़ा था पार्ट 1। आज पढ़ेंगे हम पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने काफ़ी पढ़ा था। आज मैं लगभग चैप्टर ख़त्म कर दूंगी और हो सकता है कि कल उसके क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूँ। तो अपने देखते हैं अपने 5th चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ लिया था। तो हमने प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, इन चीज़ों के बारे में नॉर्मल पता लगा लिया था। वाटर बॉडीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लगा लिया था कि फ्रेश वाटर कितना है। इस एक्टिविटी के इस एक्टिविटी के थ्रू आप लोगों को पता लगा था कि अगर 12 स्पून्स वाटर है ना, तो उसमें से ओनली 1 ड्रॉप जो है वो है रिवर के अंदर फ्रेश वाटर का। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना था ओशन सर्कुलेशन। तो ओशन सर्कुलेशन स्टार्ट करने से पहले अपने ये दिया हुआ डू यू नो पढ़ते हैं। ओके, डू यू नो में गिवन है कि डू यू नो के अंदर गिवन है कि मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रीइंफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज। कि वाटर डे कब आता है? 22 मार्च को। याद रखना है, ये क्वेश्चन अच्छी है कि वाटर डे आता है 22 मार्च को। ओके, और इस दिन क्या होता है कि जो वाटर होता है उसको कंजर्व करने की जो नीड है उससे एनफोर्स किया जाता है कि लोगों को उसकी वाटर की नीड के बारे में बताया जाता है, वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाता है, वाटर को वेस्ट करने से होने वाले अपनों को लॉस के बारे में बताया जाता है, वाटर को सेव करने के तरीके अपनाए जाते हैं। इस दिन ऐसा कुछ होता रहता है। ठीक है, चलो अपने आगे ओशन सर्कुलेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। There is something magical about walking barefoot on the seashore. The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in air, and music of waves. Everything is so fascinating. Fascinating यानी कि अपने मन को खुश कर देने वाला। ठीक है, कि कह रहे कि जब अपने सी शोर यानी कि जब अपने किनारे पर चलते हैं ना, समुद्र के किनारे पे अपने कह दे कि बीच पर जब अपने चलते हैं तो नंगे पैर चलने का मज़ा ही कुछ हो रहा है कि अपने पैरों के अंदर कुछ फिट फुटवेयर नहीं पहनते, ना स्लीपर्स पहनते हैं, ना सैंडल पहनते हैं, स्पेशली शूज़ और हील्स तो नहीं पहनते। तो सी शोर पे बेयरफुट चलने का मज़ा ही कुछ हो रहता है। सी शोर पे कैसा होता है कि वहाँ की मिट्टी होती है, वेट मिट्टी होती है, सूखी भी नहीं होती, पूरी गिल्ली भी नहीं होती, वेट मिट्टी होती है, थोड़ी नम मिट्टी होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। सी बर्ड्स होते हैं जो पानी के इलाके में, सीज के इलाके में मिलते हैं, वैसे बर्ड्स होते हैं। और एयर के अंदर जो सॉल्ट है, क्योंकि ओशियन सीज इनके अंदर क्या होता है, सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, तो एयर के अंदर स्मेल ऑफ सॉल्ट यानी कि हवा के अंदर सॉल्ट की स्मेल आती है। म्यूजिक ऑफ वेव्स, अब समुद्र है, समुद्र तो जैसे यूं हिलता रहता है ना, और ये थोड़ा सा तेज हुआ इसकी साउंड आती है, धीरे धीरे की भी साउंड आती है, तो ये हो गया म्यूजिक ऑफ वेव्स। एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। ये जितनी भी सारी चीज़ें बताई है कि वेट सैंड हो गया, सी बर्ड्स हो गए, कूल ब्रीज, स्मेल ऑफ सॉल्ट, म्यूजिक ऑफ वेव्स, ये सब क्या करते हैं, बहुत फैसिनेटिंग है। ये सब क्या है, बहुत खुश करने वाला है, अपने मन को बहुत, अपने दिमाग को बहुत खुश करने वाली चीज़ें हैं। Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. जैसे ponds और lakes तो जैसे छोटे होते हैं, बड़े होकर भी कितने बड़े होंगे, रिवर इतनी बड़ी होती है तो भी वो ओशन से बड़े नहीं होते पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो वैसे ही पोन्ड्स होते हैं, लेक होते हैं, यानी कि तालाब होते हैं,
ये सब जो चीज़ें होती हैं ये क्या होते हैं, ओशन वाटर्स के कंपैरिजन के अंदर काम रहते हैं, यानी कि शांत रहते हैं, कि इनका जो पानी है वो हिलता नहीं है, और जो ओशन का वाटर होता है वो हिलता रहता है, कंटिन्यूसली हिलता रहता है। इट नेवर स्टिल्स, ये कभी भी नहीं रुकता। तभी तो क्या आती है, म्यूजिक ऑफ वेव्स आती है। ठीक है, द मूवमेंट दैट अकर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। कि जो वेव्स, जो मूवमेंट होती है ना ओशन के अंदर, उसको भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है वेव, दूसरा है टाइड्स, और तीसरा है करंट्स। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये देखो सी बीच, पैसिफिक ओशियन का बीच दिखाया हुआ, उसका सी शोर है। ओके, अभी है वेव्स। वेव्स को भी स्टार्ट करने से पहले अपने डू यू नो पढ़ते हैं कि क्या गिवन है इसके अंदर। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन जेंटल वाइंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर वेव्स कम्स। कि अब वेव्स कैसे आती है? वेव्स कैसे आती है? जैसे मानो ये ओशन है, ठीक है, इसे सिंपल ओशन मान लो, जैसे एग्जांपल, वेट, इसे क्या मान लो? ओशन मान लो। ओके, और फिर मानो कि यहाँ से कोई हवा, ये ऊपर वाला जो सरफेस है, यहाँ से कोई हवा यूं जा रही है। वेट बच्चा, वेट, कि इस सरफेस से हवा गई यूं, तो क्या होगा? उस हवा के कारण ये जो सी है ना, इसका जो पानी है वो क्या करेगा? मूव करेगा, और फिर वो क्या बनेगी? वेव्स चलेंगी ऐसे। इस हवा के कारण ही ऐसी वेव्स बनती है। ओके, और अगर ज़्यादा हवा होएगी तो ज़्यादा वेव्स जोर जोर से हिलेगी। जैसे देखो इसने क्या बोला है कि स्ट्रोंगर द विंड ब्लोज, कि जितनी स्ट्रॉन्ग जो विंड है वो ब्लो करेगी, द बिगर वेव्स बिकम, कि जो वेव्स हैं वो उतनी ही बड़ी होंगी। चलो अब अपने क्या स्टार्ट करेंगे? वेव्स स्टार्ट करते हैं। वेव्स के अंदर ये कह रहा है, व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वेव, व्हाट हैपेंस। कि जैसे बीच है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? थ्रो बॉल खेल रहे हो, कि आप यहाँ बॉल फेंकोगे, ये यहाँ बॉल फेंकेगा। ठीक है, इससे अपने क्या कह देंगे? थ्रो बॉल कह देंगे। इस थ्रो बॉल के दौरान अगर ये जो बॉल है ये चले गई ओशन में, ओशन वाटर के अंदर ये जो बॉल है वो गिर गई, तो क्या होगा? तो इसके अंदर कह रहा है, इट इज फन टू वॉच हाउ टू बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। तो ये देखने में मजा आता है कि जैसे मानो ये इतनी दूरी पर गिरी है। वेट, ये सी शोर है, ये यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, और यहाँ क्या है? पानी है। दिखाने दो पानी। ठीक है, तो अब पानी के अंदर क्या होता है? बॉल गिर जाती है, मानो यहाँ गिर गई बॉल, बहुत ऊंची उछाली थी। तो अब जैसे जैसे वेव्स आ रही है ना, तो वेव्स के साथ में ये जो बॉल है ये भी यूं 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 मूव करते करते क्या हो जाएगी? एकदम यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और इसे देखने क्या आता है? मजा आता है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली, दे आर कॉल्ड वेव्स। अब वेव्स की क्या डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन याद करनी है। वेव्स की डेफिनेशन दी है कि when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. alternately मतलब एक छोड़ के एक, जैसे कि वेव्स पहले ही उठती है, फिर ऐसे हो जाती है, फिर उठती है, फिर ऐसे हो जाती है। ऐसे थोड़ा ना होती है, नहीं होती ना वेव। वेव तो यूं होती है। तो ये क्या होती है? अल्टरनेट। क्या होती है? अल्टरनेट होती है। डेफिनेशन याद रखनी है। इसकी डेफिनेशन दी हुई है, व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली, दे आर कॉल्ड वेव्स। अल्टरनेटली वर्ड लिखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखो ये वेव्स दिखाई हुई है ना, यहाँ से चट्टानों से टकरा के ये ऊपर गई, और यहाँ पर हवा के कारण ये थोड़ा थोड़ा मूव कर रही थी। अब ये एक और डू यू नो आ गया। इस डू यू नो के अंदर गिवन है कि सुनामी इज अ जापानीज वर्ड that means harbor waves as the harbors get destroyed whenever there is tsunami। कि सुनामी जो वर्ड है, कौन सा वर्ड?
सुनामी। ये वर्ड कैसा है? जापानीज वर्ड है। कैसा वर्ड है? जापानीज वर्ड है, जिसका मतलब क्या है? हार्बर वेव्स। ठीक है, सुनामी वर्ड है जापानीज, जिसका मतलब क्या है? हार्बर वेव्स है। अब इसे हार्बर वेव्स क्यों कहते हैं? इसे हार्बर वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सुनामी आती है ना, तो जो हार्बर्स होते हैं, हार्बर्स यानी कि बंदरगाह। बंदरगाह अभी आप जैसे मैं कैसे समझाऊं कि जहां पर जैसे मानो इंडिया से अपनों को सामान भेजना है, लेट्स से अपने कहे अफ्रीका के अंदर अपनों को कोई सामान भेजना है, या कहीं जापान में अपनों को कोई सामान भेजना है या लाना है, तो जैसे ये इंडिया है, थोड़ा एक सेकंड रुको। हाँ, मानो जैसे ये इंडिया है, ठीक है, तो अब यहाँ से जाएंगे जापान और यहाँ से जाएंगे अफ्रीका, तो यहाँ पर ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पर या फिर अपने कहीं पर्टिकुलर जगह पर हार्बर्स बने हुए हैं। वहां पर क्या होती है? शिप्स खड़ी होती है, और वो शिप्स ऐसे घूमने फिरने के लिए नहीं होती, वो शिप्स होती है मोस्टली सामान को इधर उधर लाने या ले जाने के लिए। ठीक है, और उन्हें अपने क्या बोलते हैं फिर? हार्बर्स बोलते हैं। तो अब क्या होता है, जब सुनामी आती है ना, तो यही जो हार्बर्स होते हैं वो टूट जाते हैं। क्या होते हैं? ये हार्बर्स टूट जाते हैं, और इसलिए इन्हें क्या कह देते हैं? हार्बर वेव्स। ठीक है, और सुनामी कैसा वर्ड है? जापानीज वर्ड है। ओके, चलो अब अपने अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। सो इट्स सेइंग दैट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, एक तूफान के दौरान, द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स, कि जब कोई तूफान चलता है ना, तो क्या होता है? तूफान किस कारण आती है? जो विंड होती है, अगर वो क्या करती है? वेरी हाई स्पीड पे, बहुत ज्यादा स्पीड पे ब्लो करती है, बहती है, तो क्या करती है? वो कैसे वेव्स बनाती है? ह्यूज वेव्स बनाती है, बड़ी वेव्स बनाती है। ओके, दे में कॉज ट्रेमेंडस वेट, दे में कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, कि अब ये जो बड़ी बड़ी वेव्स है, किनके कारण बड़ी बड़ी वेव्स बनी? हवा तेज तेज चलने के कारण। तो ये क्या कर देते हैं? बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। ट्रेमेंडस यानी कि काफी बड़ा, यानी कि वेरी लार्ज, वेरी लार्ज या वेरी, जैसे यहाँ मैं बिग लार्ज लिख देती हूँ। ओके, तो an earthquake, a volcanic eruption or underwater landslide can shift large amount of ocean water, कि मानो अर्थक्वेक आया, या वोल्केनिक इरप्शन हुआ, या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड हुई। अंडर वाटर लैंडस्लाइड यानी कि, अब जैसे दिखाती हूँ मैं, रुको, वेट, जस्ट वेट बच्चा। अब ये मानो ओशियन है, मैंने काफी बड़ा ओशियन बना दिया, इसके अंदर वेव्स भी चल रही हैं। वेट, ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है? वेव्स भी चल रही है। अब सोचो कि जैसे ये पूरा तो नीचे पानी नहीं होगा ना, कहीं पर तो लैंड होगा। मान लो यहाँ पर लैंड है, ये बीच है, तो यहाँ पर ऐसे लैंड है अंदर तक, ऐसे तो ना, ये बीच है तो यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा, ऐसे चलेगी ना मिट्टी। ठीक है, तो अब मानो जैसे ये अंडर वाटर लैंडस्लाइड क्या होता है, कि अब ये मिट्टी और ये मिट्टी अगर खिसक जाती है, तो अपने उसे क्या बोलते हैं? अंडर वाटर लैंडस्लाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंडर वाटर लैंडस्लाइड बोलेंगे। ओके, as a result, wait, as a result, huge tidal waves called tsunami that may be high as 15 meter is formed. और अब ये क्या हो रहा है? अंडर वाटर जो लैंडस्केप हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, उसके कारण क्या हो रही है? बहुत बड़ी अमाउंट है जो ओशन वाटर की, वो क्या हो रही है? शिफ्ट कर रही है, हिल रही है। ठीक है, और इस हिलने के कारण क्या होता है? बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स बनती है।
ठीक है। और उन्हें अपने क्या कहते हैं, सुनामी। सुनामी की डेफिनेशन क्या है कि when an earthquake, volcanic eruption or underwater landslide can लिख देना, an earthquake, a volcanic eruption or underwater landslide can shift large amount of ocean water. As a result, huge tidal waves formed called tsunami that may be high as 15 centimeter that is formed. Okay, चलो अब आगे चलते हैं। The largest tsunami ever measured was 150 meter high. कि जो सुनामी होती है ना, वो लैंडस्लाइड के कारण या वोल्केनिक इरप्शन के कारण या अर्थक्वेक के कारण होती है, और क्या करती है, बहुत ऊंची 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 जाती है वो तब वेव्स। ठीक है, तो अब तक की हाईएस्ट कौन सी है सुनामी, उसकी हाइट कितनी है, 150 मीटर। 150 मीटर आप सोच सकते हो कितना है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो सोचो 150 में कितने सेंटीमीटर हो गए, 15,000 सेंटीमीटर ऊपर तक गई हुई है ये सुनामी। ठीक है, these waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। कि देखो इसकी हाइट तो कितनी हो सकती है, मिनिमम 15 मीटर, मैक्सिमम अब तक ये गई हुई है 150 मीटर, और इनकी स्पीड लगभग कितनी होती है, 700 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर वो चल सकते हैं 700 किलोमीटर। समझे? तो चलो आगे चलते हैं। The tsunami of 2004 caused widespread damage in coastal areas of India. The Indira Point, which point? The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. कि 2004 के अंदर क्या हुआ, बहुत बड़ी सुनामी आई थी, जिसके कारण क्या हुआ, जो इंडिया के कोस्टल एरियाज है ना, वो काफ़ी डैमेज हो गए थे। जैसे कि एक जो एरिया है वो पूरा डूब ही गया था सुनामी के कारण, सबमर्ज हो गया था वाटर में। वो कौन सा था, अंडमान निकोबार आइलैंड है इंडिया का, और ये एक क्या है, यूनियन टेरिटरी भी है। इसके अंदर एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। जैसे कि ये अर्थ है ना, अर्थ क्या, इंडिया का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, वेट नो नथिंग, कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी भी है, उसमें एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। वो क्या होता है, सुनामी के कारण पूरा सबमर्ज हो गया था। अब ये जो दिया हुआ है सुनामी द अर्थ पेंटोनियम, ये आप खुद पढ़ना, और अगर आपको इसमें डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब अपने आगे पढ़ते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड का जो था, कौन सा पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट। एक तो वो पूरा सबमर्ज होता है, और भी कई इंडियन ओशियन के आइलैंड्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं। द इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्क द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज। देखो मैं यही बात बताने वाली थी कि अर्थ का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है ना, उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। विच पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ओके, इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट है ये, कि इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है, इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट कहा जाता है। वो क्या होता है, कंप्लीटली सबमर्ज हो जाता है। As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, the waves land decreased with decreasing depth of water. कि ये किस कारण हुआ था सुनामी, ये हुई थी सुनामी सुमात्रा के अंदर अर्थक्वेक आया था। सुमात्रा क्या था, उसका एपिक सेंटर था, वहाँ पर अर्थक्वेक आया था, और वहाँ से जो अर्थक्वेक की वेव्स थी, मैंने आपको शायद 6th क्लास में आया था अर्थक्वेक वगैरह ये सब। तो जब जैसे मानो ये फोकस है एपिक सेंटर के नीचे वाला पॉइंट, ये है एपिक सेंटर। अब ये जो अर्थक्वेक है ना, ये ऐसे यूं धीरे धीरे जाएगा, नीचे जगह नहीं है, यूं दिखाती हूँ, वेट, ये है एपिक सेंटर, वो यूं फैलेगा, सर्कल के रूप में फैलेगा।
ठीक है, तो वो क्या करता है, अंडमान निकोबार आइलैंड के और श्रीलंका की तरफ आते हैं, लेकिन उनकी क्या होती है, जो अर्थक्वेक की वेव्स होती है वो डिक्रीज होती है। किस कारण? डेप्थ ऑफ वाटर के कारण। द ट्रेवल स्पीड आल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 700-900 किलोमीटर की सोचो पर आवर टू लेस देन 70 किलोमीटर की सोचो, अगर 70 किलोमीटर की स्पीड पर आए हुए उस अर्थक्वेक वेट कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वेट यहाँ पर आवर ओके लिखा हुआ है कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले एपिक सेंटर के एक वेव से अगर इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है कि पर्टिकुलर एरिया जो है वो क्या हो गया है, सबमर्ज हो गया है, तो सोचो 700-900 किलोमीटर पर आवर पे क्या होता। लेकिन देखो सुमात्रा क्या था, एपिक सेंटर, तो उस कारण से क्या हुआ, वो थोड़ा दूर था, अंडमान निकोबार थे, तो उस कारण क्या हुआ कि 700-900 किलोमीटर की बजाय वो कहाँ पहुंच गए, 70 किलोमीटर पर आवर पे। ओके, tsunami waves traveled up to a depth of 3 kilometer from coast, killing more than 10,000 people and affected more than 1 lakh of houses। कि ये जो सुनामी आई थी ना, इसने क्या किया था, लगभग 3 किलोमीटर की डेप्थ तक ये क्या हुआ था, ट्रैवल किया था, और इसके कारण क्या हुआ था, 10,000 जो लोग हैं वो मारे गए थे, और 1 लाख लोगों से ज्यादा, 1 लाख घरों से ज्यादा घर अफेक्ट हुए थे। ठीक है, वेट, in India the worst affected were the coastal area of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry and Andaman Nicobar Island। कि इंडिया के अंदर जो एरिया इफेक्ट हुए थे वो कौन कौन से इफेक्ट हुए थे, आंध्र प्रदेश हुआ था, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सब क्या हुए थे, अफेक्ट हुए थे उस सुनामी के कारण। वाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, इट इज पॉसिबल टू गिव 3 to 4 hour notice of a potential tsunami। कि जैसे कि अपनों को अर्थक्वेक का अपने प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक आएगा या नहीं आएगा, सो यही पॉसिबल है कि अपने 3 या 4 घंटे के अंदर एक नोटिस दे सकते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मौसम विभाग जो है ना इंडिया का, वो मैंने से सुने कि वो नोटिस दे देता था जब ऐसा लगता है कि सुनामी कहीं पर आ रही है, तो वो उन्हें वार्निंग दे देता था कि देयर मे बी हार्म टू यू फ्रॉम दैट सुनामी। Such early warning system in the place across the Pacific Ocean but not in the Indian Ocean। कि ये जो वार्निंग वाला सिस्टम है ना, ये कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन के आसपास वाले इलाके में है, लेकिन कहाँ नहीं है, इंडियन ओशन के प्लेस अक्रॉस में नहीं है। सुनामीज आर रेयर इन इंडियन ओशन, कि इंडियन ओशन के अंदर जो सुनामी है वो बहुत कम होती है, एज द सिस्मिक एक्टिविटी इज लेस कंपेयर टू द पैसिफिक। कि जो सिस्मिक एक्टिविटी है, सिस्मिक एक वेव का ही टाइप हो गया, ठीक है, सिस्मिक जो एक एक्टिविटी है ये क्या है, इंडियन ओशन के अंदर कम है, किसके कंपैरिजन में, पैसिफिक ओशन के कंपैरिजन में। ओके, तो अब देखो ये क्या दिखाया हुआ है, सुनामी जो है तमिलनाडु कोस्ट पे, उसके कारण जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वो देखो दिखाया कि कार डूब गई, देखो कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। यहाँ पर देखो, वहां पर तो समुद्र है, ये देखो कि यहाँ तक कैसे वेव्स दिखाई दे रही है ना। जब आगे पढ़ते हैं, आगे ये दिया हुआ है कि क्या, वेट The tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years। कि जो सुनामी आई थी इंडिया के अंदर या फिर अपने कई श्रीलंका और भी कई जगह के अंदर 2004 के अंदर, इंडिया में कहाँ आई थी, साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट पर आई थी। इंडिया में अब एशिया की बात चल रही है, तो ये एशिया के अंदर क्या बता रहे हैं, साउथ और साउथ ईस्ट के अंदर, तो इंडिया एशिया के साउथ में ही आता है, इंडिया और श्रीलंका, तो यहाँ पर भी सुनामी होगी ना।
ये आई थी 2004 दिसंबर के अंदर, और ये क्या थी, अब तक की सबसे डिवास्टिंग सुनामी थी पिछले 100 सालों से, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल थी. The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring, the early warning systems, and knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean. कि अब ज़्यादा डैमेज का कारण क्या था, कि अच्छे से मॉनिटर नहीं हो रहा था, कि मतलब वहाँ का जो वेदर है उसको अच्छे से मॉनिटर नहीं कर रहा था जो विभाग था, और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था वो भी अच्छे से नहीं था, या फिर हो सकता है था ही नहीं. ठीक है. और ये क्या था कि जो कोस्ट ड्वेलर्स यानी कि इंडियन ओशन के कोस्ट ड्वेलर्स, यानी कि जो इंडियन ओशन है उसके कोस्ट पर, उसके किनारे पर रहने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में इस सुनामी के बारे में नॉलेज, इन सब चीज़ों की कमी के कारण क्या होती है, सुनामी बहुत ज़्यादा अपनों को हार्म करके जाती है. The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from coastal region, followed by destructive waves. कि पहला इंडिकेशन क्या है सुनामी के आने का, वो है कि जो कोस्टल रीजन है ना, वहाँ से क्या होगा, जल्दी जल्दी जो पानी है वो विड्रॉ होगा. ठीक है. और वो किसके द्वारा फॉलो किया, मतलब उसके बाद में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव वेव्स आने लगेगी. When this happened on coast, instead of people going to high ground, they started assembly and coast to view miracle. कि जब ऐसा हो रहा था ना कोस्ट के ऊपर, तो क्या हुआ, जो लोग हैं वो एक हाई ग्राउंड पर जाने के बजाय क्या हो गए, वहीं पर खड़े हो गए. क्यों, ताकि वो उस मिरेकल को देख सके. मिरेकल को क्या देखते, मिरेकल तो तुम्हें देख, उन लोगों को देख के और उन्हें मार गया. एज अ कंसिक्वेंस there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic waves struck. कि इसी के कारण, इसी के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे देखने वाले लोग कब इकट्ठे हो गए, जब सुनामी आई थी. गिगनेटिक वेव्स अपने किसे कह देते हैं, गिगनेटिक वेव सुनामी को ही कह दिया. जब वो आई तो बहुत सारे लोग वहां पर देखने के लिए खड़े थे. ठीक है. आगे चलते हैं. अब आगे इन्होंने दिया हुआ है, टाइड्स दिया हुआ है, तो चलो टाइड्स पढ़ते हैं. द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन डे इज कॉल्ड टाइड. टाइड क्या होता है, कि जैसे रिदम चलती है, इसके अंदर पानी उठता है फिर फॉल होता है, फिर राइज देन फॉल, राइज एंड फॉल. कि जो ओशन वाटर है वो दिन के अंदर 2 बार क्या होता है, उसकी ऐसे रिदमिक वेव्स चलती हैं. कि जैसे जो ओशन वेव्स होती हैं वो दिन में 2 बार क्या होती है, ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है. ये 2 मूवमेंट होते हैं, और ये कैसे होते हैं, रिदमिक टाइप होते हैं, और इन्हें अपने क्या कह देते हैं, फिर टाइड कह देते हैं. इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल. उसे अपने क्या बोलते हैं, हाई टाइड बोलते हैं. कि जब जो वाटर है वो किनारे पर आ जाता है, अपना जितना भी हाईएस्ट पानी हो उठा सकता था उठा के. इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर. अब वो लो टाइड होती है कि जब जो वाटर है वो कहाँ चला जाता है, लोवेस्ट लेवल पर चला जाता है, शीर्षोर से डिसीड होकर. ओके. अब देखो ये टाइड का कारण क्या बताया हुआ है, कि मानो जैसे ये अर्थ दिखाई हुई है ना, ये देखो अर्थ दिखाई हुई है. वेट, मैं तुम्हें सीधा हाई टाइड का मतलब बताती हूँ. कि ये अर्थ दिखाई है, ये मून दिखाया है. अब देखो जब मून अर्थ के पास में होता है ना, तो क्या होता है, एक चीज होती है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. वो क्या करता है, मून अर्थ के ऊपर लगाता है, अर्थ मून पे लगाती है, तो दोनों अपनी जगह से हिलते तो नहीं है, लेकिन क्या होता है, जो उनके अंदर की जो चीजें हैं वो मूव करते हैं, अपनों को पता भी नहीं लगता. कि जब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है उस कारण क्या होता है, जो समुद्री पानी होता है या कहीं का भी पानी होता है वो क्या होता है, उठ जाता है. और जब वो दूर जाता है तब वो क्या हो जाता है, वापस नीचे बैठ जाता है. देखो तुम्हारे तो इसमें ग्रेविटेशनल वर्ड भी आया है, इन्होंने दिया है द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड्स. कि जैसे मैंने तुम्हें सिर्फ मून्स बताया, कि इसके कारण क्या है, मून और सन दोनों के द्वारा लगाए जाने वाला ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स, उस कारण क्या होता है, टाइड्स होते हैं. द वाटर ऑफ द
earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitation force and cause high tides. कि जब अर्थ का पानी है ना वो ऊपर उठता है तब वो किस कारण ऊपर उठता है कि जो मून है वो अर्थ की सरफेस के पास में आ जाता है और उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके हाई टाइड्स बना देता है. ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द full moon and new moon days the sun, the moon and the earth are in same line and the tides are highest. कि जब न्यू मून डे होता है ना तब क्या होता है, यहाँ सन है, मून है या अर्थ है, या यूँ होता है सन है, अर्थ है और मून है. इस कारण ऐसी चीजें होती है. तो जब न्यू मून डे होता है तो जो सूरज होता है और जो चांद होता है और जो पृथ्वी होती है वो सब क्या होते हैं, एक ही लाइन के अंदर होते हैं. और उस दिन क्या होती है, टाइड्स हाईएस्ट होती है. क्यों, क्या, जैसे देखो यहाँ पर सन, यहाँ अर्थ, यहाँ मून, इधर से मून खींच रही है, इधर से अर्थ खींच रही है, तो इधर से यहाँ का पानी उठ गया, इधर से यहाँ का पानी उठ गया. ठीक है, These tides are called spring tides. और इन tides को अपने क्या बोल देते हैं, spring tides बोल देते हैं. But when the moon is in first and last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by gravitational pull of sun and wait, कहाँ गई मैं, and earth resulting in low tides. अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि मानो कि या तो फर्स्ट डे है मून का या फर्स्ट क्वार्टर है या फिर लास्ट क्वार्टर है, तो उस टाइम क्या होता है, जो पानी होता है ना वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाता है. क्यों, क्योंकि जो अर्थ है और जो अर्थ है ना वो मून और सन के बीच में आ जाती है. और उस कारण क्या होता है, सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है. तो यहाँ से क्या होता है, पानी उड़ जाता है, यहाँ से क्या होता है, नीचे चला जाता है. ओके, और इस कारण जो अपोज, और यहाँ से ऐसे नहीं ज्यादा पानी उठता है, यहाँ पे मून के कारण क्या होता है, थोड़ा कम पानी उठता है. ठीक है, और इसी कारण क्या बनती है, लो टाइड्स बनती है. ओके, These tides are called neap tides. और इन टाइड्स को क्या बोलते हैं, नीप टाइड्स बोलते हैं. हाई टाइड्स हैव इन हेल्प इन नेविगेशन, कि नेविगेशन के अंदर जो हाई टाइड्स हैं वो हेल्प करती है. दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स. और वो क्या करते हैं, जो वाटर लेवल होता है, जो पानी का स्तर होता है उसे किनारों तक ले आती है हाई टाइड्स. ठीक है, दिस हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली. और इस कारण क्या होता है, जो शिप्स होती है ना उन्हें हार्बर पर इजीली पहुंच जाते हैं. मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग हाई टाइड. और काफ़ी सारी ऐसा भी होता है कि काफ़ी सारी फिश जो होती है वो भी सी शोर पर आ जाती हैं हाई टाइड के दौरान. दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच. और ये क्या करता है, जो फिशरमैन होता है ना उसे एबल बनाता है, उसे इतना बना देता है कि वो काफ़ी सारे प्लेंटीफुल यानी कि बहुत सारे अमाउंट के अंदर क्या कर सकता है, मछलियाँ पकड़ सकता है. द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस. कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी की टाइड्स यानी कि राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, ठीक है, उससे क्या बनाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. अब ये क्या दे रहे हैं, ओशन करंट्स. अब अपने पढ़ते हैं ओशन currents ocean currents are streams of water flowing constantly on ocean surface in definite direction. अब ओशन करंट क्या होता है कि जो वाटर की स्ट्रीम जो है ना वो कंस्टेंटली यानी कि बिना चेंज हुए ओशन के एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर, यानी कि अपने वो बता सकते हैं कौन सी डायरेक्शन है ओशन सरफेस की, वहाँ पर फ्लो होते रहते हैं वाटर की वो स्ट्रीम. ठीक है, वापस बताती हूँ कि ओशन करंट क्या होता है, कि जो स्ट्रीम है वाटर की वो एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है ओशन सरफेस की, वहाँ पर फ्लो करती है कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार बिना चेंज हुए. द ओशन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड, कि जो ओशन करंट्स हैं वो ठंडे भी हो सकते हैं और गर्म भी हो सकते हैं. जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल. कि
जनरली क्या होता है कि जो वार्म ओशन करंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इक्वेटर पे बनते हैं और टुवर्ड्स द पोल यानी कि पोल की तरफ जाते हैं। 6th क्लास में तो हमने पढ़ा था कि गर्मी ज़्यादा होती है इक्वेटर पे, और जैसे जैसे अपने इक्वेटर से दूर यानी कि पोल्स के पास जाते हैं गर्मी कम होती रहती है। वैसे अब यहाँ पर है वार्म यानी कि गर्म, इससे याद कर लेना कि जो वार्म करंट्स हैं, वार्म ओशन करंट्स, वो क्या होता है, इक्वेटर पर बनते हैं और पोल्स की तरफ जाते हैं। ठीक है। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर एल्टीट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लेवल लोअर लैटिट्यूड्स कि अब जो कूल होते हैं, जो सॉरी कि जो ठंडे करंट्स होते हैं, ठंडे ओशन करंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पोल्स से आते हैं कहाँ पर, ट्रॉपिकल या फिर उसे ट्रॉपिक या फिर उनसे नीचे वाले लैटिट्यूड्स पर। ठीक है। अब ये अच्छे आया है कि the Labrador ocean current is cold current while the Gulf Stream is warm current। कि ये देखना आपके आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए आपके टिक द करेक्ट में कि जो लेब्राडोर ओशियन करंट है वो क्या है, ठंडा करंट है, और जो गल्फ स्ट्रीम है वो कैसा है, गर्म करंट है। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस, वेट, द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। कि जो ओशन करंट जो होता है वो क्या करता है, जो एक उस जहाँ पर वो ओशन करंट है उस एरिया का जो टेम्परेचर कंडीशन होता है उसे क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। वार्म करंट ब्रिंग्स अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। कि जो वार्म करंट है ना वो हमें बताता है कि जहाँ पर वो करंट चल रहा है वहाँ पर लैंड पर क्या है, गर्मी है। द एरियाज द वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द, वेट अब मैप आ गया, ऑफ द वर्ल्ड। कि अब जहाँ पर गर्म और ठंडे यानी कि वार्म और कोल्ड दोनों मिल जाते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे आगे क्या आएगा, वर्ड आएगा, वापस पूरा उतना पेज नीचे नहीं होगा, फिर फुल स्टॉप है। कि जो गर्म और ठंडे करंट जो है वो क्या करते हैं, बहुत जहाँ पर वो दोनों मिलते हैं ना, गर्म वार्म और कोल्ड करंट्स, वहाँ पर क्या होता है, वो एरिया एकदम बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है वर्ल्ड के ऊपर, वहाँ पर बहुत सारी फिशेस मिल जाती हैं। ठीक है। सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। कि जो जापान और जो नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहाँ के जो सीज है वो ऐसे ही कुछ एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है, कोल्ड और वार्म करंट की मिलने की एग्जांपल है, जहाँ पर फिशिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। द एरियाज वेयर अ वार्म और कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस foggy वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। कि अब जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट दोनों मिलते हैं वो कैसा बना देता है, वहाँ के वेदर को फोगी टाइप बना देता है, यानी कि धुंध धुंध या फिर धुआं धुआं हुआ होता है। धुंध ही ज़्यादा सही रहेगा, धुआं सही नहीं होगा। जिस कारण क्या होता है, अपने नेविगेशन अच्छे से नहीं कर सकते, अपने अच्छे से कहीं का किसी चीज़ को नेविगेट करना है तो अपने वो अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था मैं चैप्टर ख़त्म कर दूंगी, चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब ये जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है उसकी वीडियो मैं आपको कल दे दूंगी, कल या परसों तक दे दूंगी। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर बने रहिए, और अगर आपको कोई और चाहिए कंटेंट 12th क्लास तक का, 11th और 12th की बायो के अलावा अगर आपको कोई और कंटेंट चाहिए तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और क्या कह रही थी मैं, हाँ, कि जैसे कि जीके के भी कोई टॉपिक आए, जैसे कि हो गया करंट अफेयर्स करने हैं, या फिर कह दें कि मेडावल हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब पढ़ना है, उनका कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो आप मुझे बता सकते हैं। ओके दोस्तों, इसी के साथ में मैं आपसे आज विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।